हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री एनसीईआरटी के थीम 1 का पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में हमने देखा कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज कैसी थी, लोग वहाँ पे कैसे रहते थे, क्या खाते थे, और अगर वो प्लांट्स वगैरह खाते थे, एनिमल्स खाते थे तो वो उसको इकट्ठा कैसे करते थे। एनिमल्स अगर वो प्लांट्स खाते थे तो उनका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कैसा था, वो उसको उगाते कैसे थे, और वो जिन घरों में रहते थे उनका क्या स्ट्रक्चर था, यानी कि वो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर में रहते थे। उनकी सिटीज़ के बारे में किस तरह से वो डिवाइडेड थी उनकी सिटीज़, और हमने पढ़ा उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, ऐसा तो नहीं, सारे लोग एक समान थे। उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि अगर ये बात हमें पता चलती है कि भाई कुछ लोग अमीर थे तो वो लग्जरियस चीज़ों का यूज भी करते रहे होंगे, तो लग्जरियस चीज़ों का यूज कर रहे हैं तो वो कहीं बनती भी रही होंगी उस क्राफ्ट प्रोडक्शन। वो क्या क्या चीज़ें क्राफ्ट प्रोडक्शन में थी, उनके किन मटेरियल्स का यूज करते थे, जैसे कि वो स्टोन्स में कार्नेलियंस, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, इन सब मटेरियल्स का यूज करते थे। और मेटल्स में वो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सेल, इन सब का यूज करते थे। तो अब जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, ये आज भी लग्जरियस चीज़ें हैं, अब इसको हर इंसान अफोर्ड तो नहीं कर सकता, वैसे उस टाइम पीरियड पे भी था। ये सब कुछ चीज़ें थी जो लग्जरियस लाइफ में आती थी, वही लोग यूज कर सकते थे। और हमने देखा कि उनका ट्रेड कैसा था, यानी कि वो अगर ये चीज़ें बनती थी तो इनका इनलैंड और इंटरनेशनल ट्रेड भी रहा होगा। तमाम तरह के मेसोपोटामियन टेक्स्ट से हमें ये पता चला है कि मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा का ट्रेड था। और ये चीज़ें लोथल हो गई, और राजस्थान, गुजरात जो कि जहाँ पे ये साइट्स हैं अभी, नॉर्दर्न गुजरात हो गई, साउदर्न राजस्थान जहाँ से स्टेटाइट वगैरह मिला है, ये सारी साइट्स अवेलेबल हैं अभी। तो ये इन सब जगहों से ये सब, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये लोग इन चीज़ों का भी यूज करते थे। तमाम तरह की सील्स मिले हैं, स्क्रिप्ट्स मिले हैं, वेट्स मिले हैं। सील्स आपको पता होगा, इनकी सील्स स्टेटाइट की बनी होती थी जिसपे कई साइंस होते थे। स्क्रिप्ट जो कि इनकी अभी तक अनडिसाइफर्ड है। और ये वेट्स जो कि ये स्टोन के वेट्स यूज करते थे, जिसको कि हम चर्ट बोलते हैं, क्यूबिकल, जो कि अभी तक जिसपे की कोई मार्किंग नहीं होती थी। और अब हम देखते हैं इसके आगे का, इनकी वहाँ की एंशियंट अथॉरिटी, यानी उस समय की अथॉरिटी कैसी थी, यानी कि उस समय का जो समाज था, उस समय की जो सोसाइटी थी उस वो कैसे थी, यानी कि वो ओलिगार्की थी या डेमोक्रेसी थी, किस टाइप की सोसाइटी थी। तो हम उसमें देखते हैं कि हमें एक जो है आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्रीस्ट किंग टाइप स्टैचू मिली है एक, जिसमें कि मतलब उसने काफी, उस स्टैचू ने ज्वेलरी पहन रखी है 2-3, उसने एक अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन रखा है। तो जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि मे बी वो किसी प्रीस्ट किंग की स्टैचू रही हो, जो कि उस समय रूल करता रहा हो उस जगह पे, मोहनजोदारो, हड़प्पा या पूरी सिटी, किसी चीज को भी वो रूल करता हो। लेकिन इस बारे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, हर कोई इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि वहां पे कोई रूलर था ही। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि वहां पे कोई रूलर नहीं था, नो रूलर, और वहां पे इक्वल स्टेटस था। इक्वल स्टेटस का मतलब डेमोक्रेसी थी, सारे लोग समान थे, कोई रूलर नहीं था, कोई रूल करने वाला नहीं था, और कोई प्रजा ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं था, वहां पे सब एक समान थे। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि वहां पे कोई सिंगल रूलर तो नहीं था, लेकिन जो बड़ी सिटीज हैं लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, इन सब सिटीज में एक सेपरेट रूलर होता था, क्योंकि ये सिटीज बहुत बड़ी थी तो इनको गवर्न करने के लिए एक सेपरेट रूलर होता था। ऐसा भी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। कुछ अदर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्टेट था। सिंगल स्टेट का मतलब दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, तमाम बड़ी बड़ी सिटीज थी, और इसमें कुछ छोटी सिटीज भी थी। तो कुछ का ये मानना है कि ये पूरा का पूरा ही एक पूरा जो सिविलाइजेशन था वो पूरा एक सिंगल स्टेट था, क्योंकि और ये इस बात
ऐसी बात इसलिए कही गई क्योंकि ऐसे तमाम टाइप के एविडेंस भी मिले हैं, जैसे कि जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसमें काफ़ी सिमिलरली है, ठीक है, काफ़ी सिमिलरिटी है जो आर्टिफैक्ट्स तमाम जगहों से मिले हैं, जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ठीक है, और जो टूल्स मिले हैं उसमें भी काफ़ी सिमिलरिटी है। और सबसे बड़ी बात, जो उन घरों में ब्रिक्स मिली हैं यानी कि जो ईंटें मिली हैं उसमें भी काफ़ी उनकी जो ईंटों की रेशियो होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, सिमिलर रेशियो के ईंटें बनी हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो लेबरर थे वो माइग्रेंट लेबरर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट करके जाते थे और वहां पे भी वो उस साइज की उसी रेशियो की ईंटें बनाते थे, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे माइग्रेंट लेबरर की तरह घूम घूम के। इसलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पूरा का पूरा सेटलमेंट ही एक सिंगल स्टेट था। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अब एंड हो चुका है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये एंड कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बात आर्कियोलॉजिस्ट को एकदम अच्छे से अभी भी किसी को नहीं पता है, ये बात कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। अब हम आते हैं हेडिंग पे, 1800 BCE। आगे आप देख रहे होंगे सी मीन्स आपने अगले वीडियो में इसके पीछे वाले में पढ़ा होगा पार्ट 1 में, सी का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। 1800 BCE मेच्योर हड़प्पन पीरियड था, यानी कि इस टाइम पे हड़प्पा अपने मेच्योर स्टेट पे था। मेच्योर स्टेट का मतलब फ्रेंड्स कि हड़प्पा उस समय एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका था, अपने मेच्योर पीरियड पे चल रहा था। और उसमें से एक सिटी है उस टाइम पीरियड की चोलिस्तान उस समय की एक मतलब कि एक मेच्योर सिटी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस टाइम पे उसके बाद फिर जब मेच्योर हड़प्पन से हम लेट हड़प्पन की तरफ आने लगे थे तो लोगों का जो एक्सपेंशन था यानी एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन था वो नई सेटलमेंट्स की तरफ मूव करने लगा था। नई सेटलमेंट्स यानी कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब की तरफ लोग मतलब कि उधर जाने लगे थे और भी जगह पे और भी नई नई सिटीज बनने लगी थी। उसके बाद आता है 1900 BCE। आफ्टर 1900 BCE हमारा लेट हड़प्पन का पीरियड शुरू हो जाता है। इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। इसका मतलब होता है कि अब हड़प्पन कल्चर जो था उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, यानी कि जो भी उसके इम्पोर्टेंट यानी कि उसकी जो राइटिंग्स थी, उसके वेट्स हो गए, सील और स्पेशल बीड्स, इन सब चीजें इन सब में जो उनका स्पेशलाइजेशन था वो सब अब डिसअपियर होने लगा, वो सब खत्म होने लगा धीरे धीरे। उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था मेसोपोटामियन इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ जो उनका ट्रेड चल रहा था, जो उनके इतने अच्छे अच्छे क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी, ये सारी चीजें क्या होने लगी, डिसअपियर्ड होने लगी। और ये धीरे धीरे ये एक हड़प्पन जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड या अर्बन प्लान्ड सेंटर था, एक अर्बन सिविलाइजेशन था, वो अब धीरे धीरे रूरल सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि अब ये लोग सिटीज से गांव की तरफ आने लगे। अब इनके सिविलाइजेशन में रूरल एरियाज बढ़ने लगे थे। उसके बाद हम देखते हैं एंड। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग व्यूज दिए हैं इस सिविलाइजेशन के एंड होने पे, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप मान्य बोल लीजिए या सबसे ज्यादा माने जाते हैं वो ये कुछ 3-4 हैं जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इस सिविलाइजेशन के एंड होने का इन सबको सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है, जिनमें से एक है हमारा क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड। चूंकि ये रिवर के बगल में था जस्ट, तो मे बी एक्सेसिव फ्लड आने की वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो। ड्राइंग अप रिवर्स, चूंकि ये पूरा का पूरा रिवर जो है पूरा का पूरा सिविलाइजेशन इंदस रिवर पे, इंदस वैली पे डिपेंड था, तो मे बी वो रिवर सूख गई हो, इसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो। एंड ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, यानी कि इनका जो है ओवर यूज होने लगा था, इनकी प्लांट सेंटर्स, इनकी प्लांट सिटीज बढ़ने लगी थी, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा था, इस वजह से भी हो सकता है इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो। फिर हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, डिस्कवरी
द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई। हम पढ़ तो रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, सब कुछ जान रहे, बहुत कुछ अब हम जान रहे हैं हड़प्पन से, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता कैसे चली, ये सारी चीजें ऐसे तो नहीं पता चल गई। आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी बहुत लोगों ने इस पे काम किया होगा, तब ये सारी चीजें हमें पता चली हैं, क्योंकि ये चीजें आज नहीं 3000 साल पुरानी हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस हिस्ट्री को, हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया। तो सबसे हम पहले देखते हैं कनिंघम का कंफ्यूजन। फर्स्ट हेडिंग है इसकी कनिंघम्स कंफ्यूजन। दोस्तों कनिंघम जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे कनिंघम। और ये बात है लगभग 1875 टाइम पीरियड है इनका, उस टाइम पीरियड की बात है। और इनका जो आर्कियोलॉजिकल का वे था वो था इनका ये जो है रिटन वर्ड, यानी कि टेक्स्ट हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए रिटन चीजों की यूज करते थे। आपको रिटन यानी टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, ये सब आपको सिक्स्थ सेंचुरी बीसीई से 4th सेंचुरी सीई तक आसानी से मिलेंगी। तो इनका जो मानना था ये मतलब कि चाइनीज उस समय की जो और भी जिन पे ये वर्क कर रहे थे, यानी कि चाइनीज जो सिविलाइजेशन था चाइना में जो थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, उन सब चीजों से ये इसको कनेक्ट करते थे। लेकिन चूंकि वो सारी सिविलाइजेशन थी, जब इन्होंने स्टडी की हिस्ट्री को, जब चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आए विजिट करने के लिए, और उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उसको मेनली उनका रिटन जो टेक्स्ट है उसको ये पढ़ के उसको जो है डिकोड करके इन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। तो इनका जो है मतलब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का तरीका ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि इनको मिला नहीं, इनको हड़प्पन सील मिली थी, लेकिन ये उस पर ज्यादा वर्क नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें इस चीज पे कोई वो था नहीं, ये जो है रिटन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए ये उसको डिकोड नहीं कर पाए, और इन्होंने आगे प्रयास भी नहीं किया उसको आगे उस चीज पे और काम करने के लिए। फिर हमारे कुछ नए और आते हैं, नए और आर्कियोलॉजिस्ट ऐड होते हैं इसमें। उसमें आते हैं हमारे, आपने एक नाम सुना होगा दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज करने के लिए माना जाता है। इनको एक सील मिली, हड़प्पन सील, जो कि सबसे पहले हड़प्पा से मिली, इसीलिए आपको पता होगा, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की डिस्कवरी हुई। उसके बाद आते हैं हमारे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज की। इनको मोहनजोदारो से एक सील मिली, जिसके बाद इन्होंने मोहनजोदारो पे और वर्क करना शुरू किया, तो इन्हें मोहनजोदारो से और भी तमाम तरह की चीजें मिली। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या थे फ्रेंड्स, ये भी डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्होंने बहुत ही अच्छा, या कहिए इन्होंने एटलीस्ट कुछ काम किया। और इनका जो खुदाई करने का तरीका था, चीजों को जानने का, इन्होंने जो एग्जाक्वेशंस स्टार्ट की वो इन्होंने रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट पे स्टार्ट की। तो इसका मतलब कि दोस्तों कि ये जो है क्या करते थे, एक पैटर्न आप अभी आगे जानेंगे, स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी किसी भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें स्ट्रेटिग्राफी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लेयर बाय लेयर जो हमारी ये है जमीन फील्ड, उसकी हम एक एक लेयर को स्टडी करते हैं, और हम जितना ज्यादा डीप में जाते हैं इट मीन्स वो लेयर उतनी ही पुरानी है, और जितनी पुरानी लेयर है उस हिसाब से हम उस टाइम पीरियड को, उसके टाइम पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाँ ये लेयर इतनी पुरानी है और कोई चीज इस लेयर से मिल रही है हमें। जैसे कि कोई पॉट है हड़प्पन जो कि बहुत नीचे की लेयर से मिल रहा है, इट मीन्स कि वो बहुत पुराना टाइम पीरियड है उसका, उस पॉट का, यानी कि वो अभी का पॉट नहीं। इससे
हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो यह रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये पॉट कितना पुराना है, यानी ये पॉट हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का है, लेट हड़प्पन का है, मेच्योर हड़प्पन का है, किस टाइम पीरियड का है। तो ये होता है स्ट्रेटिग्राफी सिस्टम पैटर्न, लेकिन ये इन्होंने फॉलो नहीं किया जॉन मार्शल ने। ये मतलब एग्जाक्वेशंस कराते गए, उसमें जो चीजें मिलती गई ये उसको सब एक साइड एक जगह पे रखते गए विदाउट डेटिंग। अगर ये उस समय इन्होंने डेटिंग की होती तो शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, लेकिन इन्होंने कोई डेटिंग नहीं की और ये एक रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट पे ये जो है एग्जाक्वेशंस कराते गए और पॉट्स को अलग करते। उसके बाद फिर आती है हमारी एक न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। REM व्हीलर ये भी थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1944 में। 1944 में अब तक ना ही हमारा देश आजाद हुआ था और ना ही पार्टीशन हुआ था, तो अभी भी हम जो है पूरा पार्ट जो था, जो कि अभी पाकिस्तान बन चुका है, वो सब भी एक इंडिया में ही आता था और आसानी से ये सारे काम किए जा सकते थे एग्जाक्वेशंस वाले। तो REM व्हीलर इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी का यूज किया, इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी पैटर्न का यूज किया और इन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से, वेल सेटल्ड हिस्ट्री को, वेल डेटेड इन्होंने पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, जिससे कि बहुत ज्यादा हेल्प। उसके बाद फिर काफी यूज की गई इस सिस्टम का यूज किया गया। उसके बाद फिर 1944 के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली और पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया। उसके बाद बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट साइट्स ये हो गया अपना बलूचिस्तान वगैरह, सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में चला गया और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट्स नहीं बची थी। लेकिन फिर भी इंडियन जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस डिपार्टमेंट के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी खोज, अपनी एग्जाक्वेशन सब जारी रखी और फाइनली इंडियन साइट्स मिली। यानी कि इंडिया में भी काफ़ी साइट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी साइट्स मिली, जैसे कि कालीबंगन काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। लोथल काफी इम्पोर्टेंट साइट है। राखी गढ़ी आपको पता होगा कि पुराने एग्जाक्वेशंस और पुरानी डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग आपको पता होगा मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी, बट अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू एग्जाक्वेशंस राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। यानी राखी गढ़ी क्या है आपकी बिगेस्ट चुनिए, आप लिखिए लार्जेस्ट सिटी है ये, या इसको आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट सेटलमेंट है, लार्जेस्ट साइट भी आप बोल सकते हैं, लार्जेस्ट साइट है ये राखी गढ़ी। और धोलावीरा के बारे में आपने सुना होगा। धोलावीरा मोस्ट रिसेंटली एग्जाक्वेटेड साइट है। और धोलावीरा के बाद आप जब इसके आगे के लेक्चर्स, जो मैं सेपरेट हिस्ट्री के लेक्चर लूंगी, वीडियोस जब बनाऊंगी, तो उसमें जब एक मतलब ये जो जितनी भी साइट्स हैं उनकी एक साइट्स के बारे में अलग से जब आप देखेंगे उन वीडियोस में, तो आपको पता चलेगा धोलावीरा कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट साइट थी। क्योंकि धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहां पे जो सेटलमेंट था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। नॉर्मली सारे सेटलमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड था, पर धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जहां पे ये सेटलमेंट 3 पार्ट में, यानी कि हायर, मिडिल एंड लोअर, 3 पार्ट में ये सेटलमेंट डिवाइड था। बट ये सारी चीजें हम इसके सेपरेट वीडियो जब एक टॉपिक का रहेगा उसमें हम देखेंगे। अभी यहाँ पे इतनी ही जरूरत है और हम उतना ही देखेंगे NCERT के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, 11th एंड लास्ट हेडिंग। ये है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। यानी कि जो पास्ट है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चीजें हमें मिली, वो सारी चीजें हमें ऐसा नहीं कि बहुत अरेंज मैनर में मिली हैं कि हाँ हमने शुरू किया और एक के बाद एक अरेंज्ड, ये ऐसे हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अनअरेंज्ड फॉर्म में चीजें मिली। कोई भी चीज कहीं से मिल रही है, कोई कहीं से मिल रही है। तो ऐसे में हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हर चीज को लेके उसका मतलब निकालना, उसको समझना, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना और फिर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना, ये बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टफ वर्क था। तो हम देखते हैं क्लासिफाइंग फाइंड्स, यानी कि हमें क्या क्या चीजें मिली, कैसे कैसे, यानी कि सिंपल वे। इसका हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक सबसे सिंपल वे जो था वो था मटेरियल्स। मटेरियल्स सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवोरी, ये सारी चीजें। यानी कि अब वहां से अब हमें कपड़े और ये सारी चीजें तो मिल नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कपड़े हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, ये सब तो ऑलमोस्ट अब तक तो डिकम्पोज हो चुका होगा। 3000 साल पहले की चीजें हैं, सब अब तक डिकम्पोज। तो अब बची क्या है? अब ये ही चीजें बची हैं जो मटेरियल्स हैं, जो मेटल्स हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं। स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवोरी, यानी कि हाथी दांत, ये सारी चीजें अभी तक सरवाइव कर गई और इन्हीं की वजह से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। और इसका एक कॉम्प्लिकेटेड वे है। ये तो हो गया हमारा सिंपल वे, जो चीजें जहां से मिली हमने उसको वैसे जोड़ा कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे रहा होगा, वैसे रहा होगा। अब इसका आता है कॉम्प्लिकेटेड वे। कॉम्प्लिकेटेड वे में फ्रेंड्स इसको हम एज अ फंक्शन भी लेते हैं, यानी कि वहां पे कैसे काम रहते होंगे, वहां के टूल्स कैसे थे, ऑर्नामेंट्स जो मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा मिले हैं, इनके बेसिस पे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सारी चीजें हमें मिली कहाँ से हैं, यानी कि वेयर टू बी फाउंड। तो हाउस से मिला है, ड्रेन से मिला है। अगर कोई चीज हाउस से मिल रही है, उसका जो स्ट्रक्चर है हाउस टाइप है, इट मीन्स वहां पे घर ऐसे बने होते थे। ड्रेन से मिल रहा है, ग्रेव से मिल रहा है। आपने देखा होगा उनकी ग्रेव से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। वो ग्रेव्स में उनका मानना था कि आफ्टर लाइफ भी एक लाइफ होती है, और वो उनकी ग्रेव्स में काफी चीजें रखते थे उनके यूज की, जो वो आफ्टर लाइफ यूज करें। किल्न हो गया, ये सारी चीजों, इन चीजों से भी इन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। और कॉटन के ट्रेसेस भी मिले हैं। अगर ये लोग, आपने देखा होगा प्रीस्ट किंग की जो स्टैचू है उस पे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है वो कपड़े कॉटन के रहे होंगे, वो लोग कॉटन। और आपने सुना होगा स्पिंडल हॉर्न, स्पिंडल स्पिंडल क्वर्न के भी ट्रेसेस मिले हैं। स्पिंडल क्वर्न भी मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे कॉटन बनाया जाता था, तो कॉटन बनाया ही जाता रहा होगा अगर स्पिंडल क्वर्न मिला है तो। और ये हमें स्कल्पचर पे मिला है, जैसे कि आप प्रिस्ट किंग वाली स्कल्पचर देखेंगे उस पे कपड़े हैं। उसके बाद हड़प्पन सील्स जो हैं, ये भी स्टडी का एक बहुत बड़ा जरिया है, बट अनफॉर्चुनेटली इस सील्स पे जो स्क्रिप्ट लिखी है वो अभी पढ़ी नहीं जा चुकी, अनडिसाइफर्ड है। और इसकी जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामियन हो गया, और इसके कंपैरिजन में और जो सिविलाइजेशन चल रही थी उनकी हेल्प से भी हमें इस सिविलाइजेशन को डिकोड करने में काफी हेल्प मिलती है। उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, यानी कि इन सारी चीजों को इंटरप्रिटेट करने में, इन चीजों को समझने में हमें क्या प्रॉब्लम्स आई, या इन चीजों को हमने कैसे इंटरप्रिटेट किया, क्या उसका मतलब निकाला। उसमें हम आते हैं रिलीजियस सिग्निफिकेंस आर्टिफैक्ट्स, यानी कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस आर्टिफैक्ट्स, वहां पे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो रिलीजियस थे, यानी कि टेराकोटा का फिगराइन मिला है, यानी फिगर मिला है वुमेन का एक टेराकोटा फिगराइन मिला है जो कि हैवीली ज्वेल्ड था, यानी कि उसने काफी कुछ ज्वेलरीज पहन रखी थी। जैसे आज भी देखते होंगे हमारी गॉडेस वगैरह हैं, क्राउन हो गया, और भी बहुत सारी ज्वेलरी, हाथ में, गले में, पैर में, कमर में बहुत सारी ज्वेलरी पहनी होती है। वैसे उस टाइम पे भी एक वुमेन फिगराइन मिला है टेराकोटा का, जो कि काफी ज्यादा उसने ज्वेलरी पहन रखी है, तो ऐसा माना जाता है। और काफी ज्यादा एलोबोरेट हेड ड्रेसेस, यानी कि वही क्राउन टाइप का सर पे लगा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है ये कि ये मदर गॉडेस रही होंगी उस टाइम पीरियड की। और रेयर स्टोन स्टैचुअरी ऑफ मैन विद योगिक पोस्चर, यानी एक आदमी की, एक मैन की स्टैचू भी, स्कल्पचर भी मिली है जो कि एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, जिसको कि हम प्रीस्ट किंग मानते हैं कि ये कोई प्रीस्ट किंग रहा होगा। या तो हम इस चीज को हम और भी ये एक योगिक पोस्चर, यानी कि उसको हम उनके यहाँ के जो मेल डेइटी थे उनको भी हम मानते हैं, वो भी योगिक पोस्चर में ही है। पशुपति का नाम आपने सुना होगा, वो भी। और उसके बाद यहाँ से ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ, जहाँ की इसको रिचुअल बाथ भी बोला जाता है। तो मे भी पूजा उजा के टाइम पे यहाँ पे सब लोग एक साथ एक रिचुअल, एक पवित्र बाथ लेते हों। उसके बाद ये लोग फायर अल्टर्स का यूज करते हों, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते रहे होंगे इन सब चीज़ों में।
बाथ लेने के बाद, उसके बाद, और ये सारे एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन एंड लोथल से मिले हैं। कालीबंगन आपको पता होगा ये राजस्थान की साइट है और लोथल हमारी गुजरात की साइट है। उसके बाद यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट करने में या रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प मिली है, जिसमें कि हमारे सील्स हैं, प्लांट्स हो गए, और वन हॉर्न्ड एनिमल भी मिला है जिसको कि हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। आप इसकी सील पे देखेंगे उस पर वन हॉर्न्ड एनिमल ही डिपिक्टेड है। इट मीन्स यूनिकॉर्न वहाँ का बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस एनिमल था और इसकी पूजा भी की जाती थी, ऐसा भी आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। और एक कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी मिला है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट लिंगास यानी कि लिंग्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि लिंग पूजा आज भी होती है, आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे भी लिंग पूजा होती थी। और उसके बाद हम देखते हैं हम प्रेजेंट से पास्ट को और पास्ट को प्रेजेंट से कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हमें हम कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। आपने प्रोटोसिवा सील देखी होगी, प्रोटोसिवा सील्स। प्रोटो का मतलब होता है फ्रेंड्स की आफ्टर, यानी कि बाद में जो सिवा की सील्स मिली है, प्रोटोसिवा यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में। तो इसके बाद आया था हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, तो वो उसका टाइम पीरियड था अप्रोक्सीमेटली 1500 to 1000 BCE। तो इस टाइम पीरियड पे ऋग्वैदिक, आपने सुना होगा ऋग्वेद का नाम, तो ऋग्वेद उस टाइम पीरियड पे कंपाइल्ड किया गया था। तो इस टाइम पीरियड पे जो ऋग्वेदा था इसमें रुद्रा इस वर्ड का यूज किया गया है, रुद्रा, जिसका मतलब कि शिवा होता है, और शिवा वर्ड यूज किया गया है पुरानिक ट्रेडिशन में। जो हमारे पुराण हैं उसमें एग्जैक्टली शिवा वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इस ऋग्वेदा में पशुपति नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज वही थी, यानी कि रुद्रा जो कि ऋग्वैदिक में यूज किया गया है वही चीज पशुपति भी थी। पशुपति एक इट मीन्स ये प्लांट्स और एनिमल्स के डेइटी थे, इस पे एनिमल्स डिपिक्टेड होते थे, और मेनली ये होते थे समन्स, यानी कि वो समन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो मेल और फीमेल जो कि अपने योग के माध्यम से, या आप कुछ भी कहिए, मतलब आंख बंद करके जो डायरेक्ट दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर लेते हैं, उनको इस टाइम पीरियड पे समन्स बोला जाता था। समन्स में मेल एंड फीमेल दोनों होते थे। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।